जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज सिंह आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षा 247 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैंने पाचन तंत्र क्या कराया था और उसमें पाचन कहां से शुरू होता है और कहां ख़त्म होता है इसके बारे में चर्चा की थी। जैसे अगर हम पाचन की बात करें तो पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है, मतलब मुंह गा से ही हो जाती है। उसके बाद ग्रास नली में जाता है पाचन, भोजन मतलब ग्रास नली में जाता है। उसके बाद आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, सारा मैंने कल डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब यहाँ से दो इम्पोर्टेंट चीज़ और हैं। एक तो है हमारा यकृत, ठीक है, और दूसरा है हमारा अग्नाशय। हालांकि कल अग्नाशय के बारे में डिस्कस हो गया था, लेकिन फिर भी अग्नाशय को आज थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये दो सहायक अंग और हैं हमारे पाचन की क्रिया में जो भाग लेते हैं ये इन, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक है यकृत हमारा और दूसरा अग्नाशय हो गया। तो अग्नाशय और यकृत को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बना देता हूँ चित्र एक, है ना, जिससे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये वाला हमारा ग्रास नली हो गया, इस तरह है ना, ये मुख-गुहा हो गई, ये ग्रास नली हो गई। यहीं पर एक संरचना है हमारी इस तरह की, ठीक है ना, इस तरह की संरचना है। इसे क्या बोलते हैं हम, अभी मैं बता दूंगा। एक इस तरह की संरचना है यहाँ पर हमारी, ये, और यहाँ जो यू आकार का ये है ये अलग है। यहाँ से फिर ये छोटी आंत में जाता है भोजन, ठीक है ना। फिर यहाँ से फिर बड़ी आंत में इस तरह जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर है। आज थोड़ा ठीक नहीं बन पाया है, लेकिन हम यहीं से इसी से समझ लेंगे, ठीक है ना क्या है। ये मुख-गुहा हो गया, ये हमारा आमाशय हो गया, जो होता है स्टोमक। स्टोमक में मैंने 3 तरह के एंजाइम बताए थे, ठीक है। फिर ये जो संरचना है हमारी, ये है अग्नाशय। ये कैसी संरचना है, अग्नाशय की संरचना है। इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक संरचना है हमारी इस तरह की, यहाँ पर इस तरह की संरचना है हमारी, यहाँ पर इस तरह की संरचना है जिसे हम यकृत बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं हम, यकृत, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा ही बना है उल्टा सीधा, लेकिन समझने के हिसाब से अच्छा है, यहीं से समझते हैं, ठीक है ना। तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे, यकृत और अग्नाशय, दो इंपॉर्टेंट ग्रंथि हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेती हैं, ठीक है ना। तो हम डाल लेते हैं हमारा यकृत। यकृत मीन्स लीवर, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, लीवर, ठीक है ना। लीवर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है ना। पहला यही है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत, ठीक है ना। दूसरा सवाल यहाँ से ये आता है कि यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है, ठीक है ना। पित्तरस का निर्माण कहाँ से होता है, यकृत से। तो लिख देते हैं हम, पित्तरस का निर्माण कहाँ से होता है हमारा, यकृत से, ठीक है ना, ध्यान रखना। और पित्तरस के बारे में भी पूछा जाता है, मैं डिस्क्राइब करता हूँ। पित्तरस का निर्माण कहाँ से होता है, यकृत से, ठीक है। और पित्तरस जमा कहाँ होता है, जमा यानी संचय कहाँ होता है, या हम इसे संचय बोलते हैं। तो संचय कहाँ पर होता है, ये होता है पित्ताशय में। कहाँ पर, पित्ताशय में, ठीक है ना। यकृत में ही यहाँ पर एक ऐसी ग्रंथि है ये वाली, इसे पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, पित्ताशय, या ऐसा बोल सकते हैं पित्तरस कहाँ पर, पित्ताशय में संचित होता है, ठीक है ना। यहाँ से ये हो गया। अब पित्ताशय से एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी पूछा जाता है कि पित्ताशय में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। अगर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है ना, अगर कोई एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो फिर क्या पाचन हो जाएगा, नहीं होगा। तो पित्तरस भोजन की पाचन में सहायक नहीं है,
ठीक है ना, क्योंकि एंजाइम नहीं है, इसलिए हम लिख देते हैं यह भोजन के पाचन में सहायक नहीं है, पाचन में सहायक नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। अच्छा, भोजन के पाचन में सहायक तो नहीं है, लेकिन ये किसी ना किसी काम तो आता होगा। जैसे ये क्या करता है, ये वसा को जल में घुलनशील बनाता है। पित्तरस का काम क्या है, वसा को जल में घुलनशील बनाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, चलो मैं ये हटा देता हूँ, ये वाला है ना, ये वाला यहाँ हटा देता हूँ और ये लिख देता हूँ यहाँ से, यह वसा को क्या करता है, जल में घुलनशील बनाता है, जल में घुलनशील बनाता है, ठीक है ना, वसा को जल में घुलनशील बनाता है, ठीक है ना। पित्तरस क्या करता है, वसा को जल में घुलनशील बनाता है, ठीक है ना। और ये पूछा जाता है कि इस क्रिया को क्या कहते हैं, वसा को जल में घुलनशील बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसे हम इमल्सीकरण कहते हैं, इमल्सीकरण, ठीक है ना, इमल्सीकरण या पायसीकरण, ठीक है ना, इमल्सीकरण या पायसीकरण, तो ठीक है ना। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पायसीकरण, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा पढ़ा, इसमें पित्तरस का निर्माण होता है ना, यकृत में कहाँ, पित्तरस का निर्माण होता है, और पित्तरस जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। अगला यहाँ से पूछा जाता है कि पित्ताशय में, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए यह भोजन के पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेता। अच्छा, इस क्रिया को, अच्छा फिर करता क्या है ये, तो ये वसा को जल में घुलनशील बनाता है, और इस क्रिया को इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हो गया यकृत की दो चीज, है ना। अब हम आगे और देखते हैं और क्या होगा, है ना, मैं हटा दूं इन्हें। ठीक है, अब अच्छा अगला है, ये एक कई तरीके के प्रोटीन स्रावित करता है। जैसे पहला है इसमें हेपेरिन प्रोटीन, पहला क्या है, हेपेरिन प्रोटीन, ठीक है ना, हेपेरिन प्रोटीन। इसका काम क्या है, हेपेरिन प्रोटीन का, हेपेरिन प्रोटीन का काम है, हेपेरिन प्रोटीन का क्या है, यह प्रतिस्कंदनीय पदार्थ है, प्रतिस्कंदनीय पदार्थ है, प्रतिस्कंदनीय है, यानी प्रतिस्कंदनीय है मतलब, स्कंदन मतलब रक्त का थक्का जमना या क्लॉटिंग करना, और प्रतिस्कंदनीय मतलब जो रक्त का थक्का ना जम पाए। अब सपोज करो कि अगर खून ब्लडिंग, अगर हमारे चोट लगी और ब्लड बाहर निकला तो हमारा बाहर जम जाता है ब्लड, लेकिन अगर ये जो अंदर है, अंदर सपोज करो रक्त वाहिनियों में अगर ब्लड जम जाए तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी बंदे की, ठीक है ना, इंसान की, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या करता है, रक्त वाहिनियों में, है ना, रक्त वाहिनियों में, ठीक है ना, रक्त वाहिनियों में ये रक्त को जमने नहीं देता, रक्त वाहिनियों में, है ना, रक्त को जमने नहीं देता, रक्त वाहिनियों में क्या नहीं करने देता, रक्त को जमने नहीं देता, ठीक है ना। पूछा जाएगा हेपेरिन का काम क्या है, कि प्रतिस्कंदनीय पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता, ठीक है ना। दूसरा एक और है, यहाँ से दो प्रोटीन और है हमारे यहाँ से, एक का नाम है हमारा प्रोथाम्बिन, एक का नाम है प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन, है ना, एक है प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन, और एक है हमारा फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजन, है ना, क्या है, फाइब्रिनोजन, है ना, एक है हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो हमारे दो प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, ये स्कंदनीय पदार्थ हैं। जैसे हेपेरिन प्रतिस्कंदनीय पदार्थ था, ऐसे ही ये स्कंदनीय पदार्थ है। स्कंदनीय से मतलब ये रक्त का थक्का बना देता है, लेकिन कहाँ बनाता है, कहाँ, ये प्रतिस्कंदनीय है। रक्त का थक्का कहाँ बनाता है हमारा, जब हमारे चोट लगती है और रक्त बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, उस रक्त का थक्का बना देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से यकृत से और पूछा जाता है
कि इसमें विटामिन कौन सा इसमें संचित रहता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे जो विटामिन ए और विटामिन डी है ना, विटामिन, इन दोनों विटामिन का संचय कहाँ होता है हमारा, यकृत में होता है। संचय कहाँ पर होता है, यकृत में। दोनों विटामिन का संचय कहाँ पर होता है, यकृत में, ठीक है ना। विटामिन ए और विटामिन डी का संचय कहाँ होता है, यकृत में। अब और इसका काम क्या है, और क्या है, और इसका काम देखते हैं हम, है ना। ये सारे जो भी लिखवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, 1 बाय 1 किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये एक और इसका काम है, और काम क्या है इसका, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण, है ना, आरबीसी का निर्माण, है ना, इसी में होता है। यह आरबीसी या रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में। लेकिन कब, भ्रूणावस्था में, है ना, ध्यान रखना, भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में, ठीक है ना। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। भ्रूणावस्था में 3 जगह होता है वैसे तो, है ना। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण 3 जगह होता है। एक होता है मीसोडर्म में, है ना, मीसोडर्म, लिख लो यहाँ से, इसे बोलते हैं हम यॉर्क सेल, है ना, किस में होता है, यॉर्क सेल में। दूसरा है हमारा यकृत में, यानी इसी में, यकृत मतलब लीवर में। और तीसरा होता है हमारा प्लीहा में, है ना, प्लीहा में। प्लीहा मतलब स्प्लीन, स्प्लीन मतलब, या इसे तिल्ली भी बोलते हैं, है ना। तो किस में होता है, इसमें। तो भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण मीसोडर्म, यकृत और प्लीहा, इन तीनों में होता है। लेकिन आज तक जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो हमारा यकृत ही टिक करना होता है, यकृत के हिसाब से ही पूछा जाता है और यही माना जाता है ऑप्शन, ठीक है ना। वैसे इनका काम क्या है, मीसोडर्म, यकृत। तो इसमें जब भ्रूणावस्था में होता है 9 माह के लिए बच्चा, तो उसमें क्या है, 9 माह के लिए, कुछ माह के लिए मीसोडर्म में होता है शुरुआती, फिर यकृत में होता है, फिर प्लीहा में होता है। इस तरह टाइम पीरियड है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भ्रूणावस्था में लीवर, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, ठीक है ना। यहां से ये हो गया। और अगला है फिर हमारा, अगला क्या है, अगला काम है इसका, अगला काम इसका क्या है, अगला काम है जो हमारा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ये किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है ना। ग्लाइकोजन मतलब जैसे हमारा ग्लूकोज है, हमने चीनी को खाया, ठीक है ना, ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो गई, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज की मात्रा है ये किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन संचित कहाँ होता है, यकृत में, है ना। तो यहाँ से लिख लेना, इसका संचय कहाँ होता है ग्लाइकोजन का, ये भी कहाँ होता है, यकृत में, ठीक है ना। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है, यकृत में, ठीक है। अच्छा, अगला है ये एंटीबॉडी निर्माण में भी सहायक है, एंटीबॉडी के निर्माण में भी सहायक है, एंटीबॉडी निर्माण में भी ये सहायक है। कौन, यकृत निर्माण में सहायक, एंटीबॉडी निर्माण में भी ये सहायक है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि ये क्या करता है हमारे शरीर में। देखो, हमारे शरीर में जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अच्छे पदार्थ ही हमारे बनते हैं या अच्छी चीज़ें जो हमारे शरीर के लाभदायक है वो भी बनती हैं। कई बार कुछ विषैले पदार्थ भी बनते हैं, जैसे अमोनिया है हमारा, ठीक है ना। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, अमोनिया, है ना, विषैला पदार्थ है। अमोनिया कैसा पदार्थ है, अमोनिया विषैला पदार्थ है, अमोनिया विषैला पदार्थ है। इस अमोनिया को यकृत क्या करता है, बदल देता है यूरिया में, ठीक है ना। और ये अमोनिया की बहुत अल्प मात्रा होती है, ध्यान रखना, अमोनिया की अल्प मात्रा होती है जिसे यकृत यूरिया में बदल देता है, और यूरिया फिर हमारे मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये विषैला पदार्थ इतना विषैला है कि अगर ज़्यादा बन गया, ज़्यादा देर के लिए स्टोर हो गया तो अंदर की सारी चीज़ों को खराब कर देता है। इसलिए अमोनिया विषैला पदार्थ है, इसको क्या किस में बदल देता है, ये यूरिया में। कौन, लीवर बदल देता है, ठीक है ना। अच्छा, ये यूरिया में बदल देता है। अब इसमें है ना, इसमें 2 पदार्थ और पाए जाते हैं, है ना। पहला है, यहाँ से ध्यान रखना, पहला है बिलिरुबिन, है ना, पहला है बिलिरुबिन, ये पीले रंग का होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, बिलिरुबिन। और दूसरा है बिलवर्डिन, बिलवर्डिन, ठीक है ना, दूसरा है बिलवर्डिन, ये हरे कलर का होता है,
ठीक है ना, ध्यान रखना। दो पदार्थ होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। यहाँ से क्या है, बिलिरुबिन पीला होता है, यकृत में इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। जब यकृत में ये ज्यादा बन जाता है और इसकी मात्रा यकृत में ज्यादा हो जाती है तो ये पीले पीले कलर का तो होता ही है, ठीक है। तो ये ब्लड में मिलकर, हमारे शरीर में मिलकर, या फिर ये मान लो कि बिलिरुबिन की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो हमें पीलिया रोग हो जाता है। और ये कैसे कलर का है, पीले कलर का, तो उस वजह से हमारी आंखें भी पीली हो जाती हैं, हमारा हाथ पीले, यानी हमें पीलापन नजर आने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, है ना, पीलिया। तो इसके कारण कौन सा रोग होता है, पीलिया, ठीक है ना। तो ये किस कारण, पीलिया किस कारण से होता है, ये जो हमारा यकृत में बिलिरुबिन बनता है इसके कारण, ठीक है ना। यकृत में क्या बनता है, जो मैं लिख देता हूं साहब, ये क्या है, पीलिया, ठीक है ना। तो बिलिरुबिन पीला होता है जिस कारण से इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो इतने सारे फैक्ट हमारे यकृत से हो गए, ठीक है ना। इतने सारे फैक्ट किससे हो गए, यकृत से। अब ये यकृत खत्म हो गया। अब हमारी दूसरी ग्रंथि है, यकृत हो गया ये वाला। अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अग्नाशय। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं चीज, बहुत पाचन की क्रिया में सहायक अंगों में ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों। अब देखते हैं, अब दूसरी ग्रंथि है हमारी अग्नाशय। दूसरी क्या है, अग्नाशय, ठीक है ना। दूसरी क्या है, अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज, ठीक है। ये क्या है हमारी, पैनक्रियाज, ठीक है ना। सबसे पहला तो इसका काम अग्नाशय का क्या है, अग्नाशय देखो सबसे पहले तो ये हमारे हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है। हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है, इसका मतलब ये मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यह, पहले तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना। पहला सवाल तो यहीं से यही पूछा जाएगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि यह मिश्रित ग्रंथि है, यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित से मतलब ये है कि मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित से मतलब क्या है, मिश्रित ग्रंथि से मतलब ये है कि ये दोनों का स्त्रावण करती है ना। एक तो एंजाइम भी निकालती है, एंजाइम का स्त्रावण भी करती है ना, एंजाइम का स्त्रावण भी करती है। ये क्या है, एंजाइम का स्त्रावण भी करती है और हार्मोन्स का स्त्रावण भी करती है, ठीक है ना। हार्मोन्स का स्त्रावण दोनों को निकालती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, मिश्रित ग्रंथि। यानी जो अग्नाशय है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्त्रावण करती है, दोनों का सिक्रेशन करती है, ठीक है ना। यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से क्या है, अग्नाशय से, है ना। अब अग्नाशय में 3 हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। अग्नाशय में 3 हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, यानी हार्मोन नहीं, 3 एंजाइम का स्त्रावण होता है, ठीक है ना। 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अब मैंने कल भी बताया था एंजाइम को नाम, आज मैं फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। तो ये अग्नाशय है, यहाँ से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन, है ना। पहला क्या है, ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम है हमारा एमाइलेज, एमाइलेज। दूसरा क्या है, एमाइलेज, है ना। और तीसरा है एमाइलेज और लाइपेज। तीसरा है हमारा लाइपेज। तो 3 प्रकार के एंजाइम हो गए। अच्छा, 3 प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण यहाँ से होता है। तो ट्रिप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक, है ना। प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन। दूसरा एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ये किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक। लाइपेज ये क्या है, ये वसा के पाचन में सहायक, है ना। तो यहाँ से तीनों हमारे पाचन हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है ना। इस पाचन के कारण ही इससे एक अग्नाशय रस निकलता है ना।
क्या निकलता है, अग्नाशयी रस। ध्यान रखना ये तीन प्रकार के एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, ठीक है ना। तो यहाँ से तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अब है आगे है हमारा यहाँ से एक रस निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, यहीं अग्नाशयी रस के साथ तीनों प्रकार के एंजाइम निकलते हैं हमारे, ठीक है ना। तो इस अगर देखो हमने क्या देखा अभी पीछे कि हमारा प्रोटीन का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया, वसा का भी हो गया, लगभग सभी का पाचन हो गया। तो इस अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं हम, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस। अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं हम, पूर्ण पाचक रस, ठीक है ना। यहाँ से ये सवाल हो गया। अब आगे चलते हैं। इस अग्नाशय में क्या है, इस अग्नाशय में अब यहाँ से थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट आने वाले हैं टॉपिक और आने वाले वर्ड। जैसे अग्नाशय है, यहीं इसी अग्नाशय में है ना लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है ना, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। अच्छा, इसी अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। इन दीपिकाओं से हमारे कुछ सेल्स उत्पन्न होते हैं, जैसे एल्फा कोशिका है ना, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। यहीं से इसी अग्नाशय लैंगरहैंस की दीपिकाओं से क्या होता है, हमारे 3 सेल निकलती हैं। इन 3 सेलों से कुछ हमारे हार्मोन्स भी निकलते हैं। जैसे एल्फा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन का, ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव होता है। और ये क्या है, हमारा हार्मोन है, ध्यान रखना हार्मोन है, ठीक है ना। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है और ध्यान रखना ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर इंसुलिन हार्मोन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो बीटा सेल से, किसके, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, लेकिन ठीक है ना। तो अब तक ज़्यादातर यही सवाल पूछा गया है, बड़ा फेमस सवाल है, यही पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एल्फा और बीटा से नहीं पूछा जाएगा तो इसे लिख लेते हैं। तो एल्फा से क्या लेता है ना, एल्फा बीटा से ग्लूका क्या है, ग्लूकागॉन, ठीक है ना। एल्फा बीटा से ग्लूकॉन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। और इससे ये सिमेटोसिनिन हार्मोन निकलता है ना, सिमेटोसिनिन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। इसे थोड़ा देख लेना है ना, सिमेटोसिनिन, या फिर मैं देख लूँगा इस पे थोड़ा सा, इसे रहने दो फिर, या फिर ठीक है ना। दोनों है, यही इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन वाला है ना, ये वाला और ग्लूकागॉन है ना। तो ये एल्फा बीटा से निकलते हैं, गामा से लिखवा दूंगा मैंने, याद आ जाएगा जब मुझे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन क्या है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, यहाँ से देखते हैं इंसुलिन की क्वालिटी क्या है ना। इंसुलिन हार्मोन क्या है, इंसुलिन का क्या काम है, जब हमारा ग्लूकोज बॉडी में, ठीक है ना, ध्यान रखना, ग्लूकोज किस में बदलता है, हमारा ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। किसके कारण, इंसुलिन की मदद से, है ना, या यकृत की मदद, यकृत के कारण, है ना, यकृत की वजह से। यकृत, ये क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, यकृत में होती है, यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में यकृत में बदलता है। और किसके कारण, ये इंसुलिन के कारण ये बदलता है, ठीक है ना। बिना इंसुलिन के ये ग्लाइकोजन में नहीं बदल सकता, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई हमारी, है ना, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, ये मानो ग्लूकोज अगर शरीर में बढ़ गया तो कौन सा रोग होता है, रोग होता है हमारा मधुमेह, ठीक है ना। कौन सा रोग होता है, मधुमेह, ठीक है ना। जब ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो मधुमेह होता है, ठीक है ना।
अगर यहाँ से इंसुलिन की मात्रा कम बनेगी, ठीक है ना, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो गई, किसी वजह से इंसुलिन बनना बंद हो गया, तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो गई तो ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, फिर मधुमेह रोग हो जाएगा, है ना। या हम दोनों तरह से सवाल पूछा जाता है, इसलिए बताना पड़ रहा है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो मधुमेह होगा, और इंसुलिन की मात्रा घटेगी तो मधुमेह होगा। मतलब अगर इंसुलिन की मात्रा हमारी कम हो गई, इंसुलिन की मात्रा जब कम होगी तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा तो मधुमेह हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ से हो गया हमारा अग्नाशय। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया पूरा, आज पूरा कंप्लीट हो गया हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सबसे पहले हमने मुखगा पढ़ा, ठीक है, वहाँ लार पढ़ा और दांत और जीवा पढ़ी। उसके बाद हमने ग्रास नली पढ़ी, ग्रास नली के बाद आहार नाल। आहार नाल याद रखना, मुख द्वार से गोदा द्वार तक पूरी जो संरचना है ये आहार नाल होती है। फिर हमने आमाशय पढ़ा, आमाशय में हमने 3 प्रकार के एंजाइम बताए। वहाँ से पहला कौन सा था, पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा म्यूसिन। तो इन तीनों से किस किस के पाचन में सहायक है ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने फिर अग्नाशय पढ़ा। अग्नाशय उस दिन में हमने थोड़ा सा डिटेल पढ़ा था, लेकिन आज हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। फिर हमारा भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत और बड़ी आंत हमने कल डिटेल से पढ़ा। क्या पढ़ा, छोटी आंत सबसे बड़ी है, यानी छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है लेकिन व्यास कम है, इसलिए लंबाई ज़्यादा है, इस वजह से इसे छोटी आंत कहते हैं। लंबाई कम है मतलब लंबाई तो ज़्यादा है लेकिन व्यास कम है, अगर व्यास कम है तो इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। वहीं बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत की लंबाई तो कम है लेकिन व्यास अधिक है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम बड़ी आंत कहते हैं। फिर मैंने बड़ी आंत से बताया था कि इसमें 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है ना। इरेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया और लैक्टेज हो गया। इन सबके कार्य मैंने पढ़े। फिर उसके बाद मतलब पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण अंग और 2 थे। एक तो था हमारा अग्नाशय और दूसरा था हमारा, एक अग्नाशय था, दूसरा हमारा यकृत था। तो पहले मैंने यकृत पढ़ा। यकृत से जितने भी सवाल आने थे सारे मैंने एक जी आपको कलेक्शन करवा दिया है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ऐसे ही अग्नाशय से सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो यहाँ से हमारा पाचन खत्म हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।